नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की उस रग में जो देश की आधी से ज्यादा आबादी को मतलब 60% से ज्यादा लोगों को जिंदा रखती है, हमारा कृषि क्षेत्र। सोचिए जरा, 6 लाख से ज्यादा गांव, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की आत्मा है। बिल्कुल सही कहा। और अगर यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये चैप्टर 6 एग्रीकल्चरल सेक्टर समझ लीजिए कि जीएस पेपर 3 का दिल है। आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि खोद कर निकालेंगे हर पॉलिसी, हर रेवोल्यूशन, हर चैलेंज का मतलब एकदम शुरू से आखिर तक। हाँ, तो तैयार हो जाइए एक लंबे, मजेदार और जानकारी से भरपूर सफर के लिए। आज के इस विश्लेषण के बाद मुझे उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र की इंपॉर्टेंस, उसकी जो समस्याएं हैं, सरकार की नीतियां जैसे न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018, एमएसपी का जो पेंच और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पूरा पोटेंशियल, ये सब बिल्कुल साफ नजर आएगा। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि ये सब कहानी की तरह लगे, असली उदाहरणों के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएं। कोई बोरियत नहीं, सिर्फ ज्ञान और थोड़ी मस्ती भी। तो चलिए खोलते हैं भारतीय कृषि का पिटारा। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। सेक्शन 6.1, व्हाई इज एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? आखिर ये कृषि क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, सबसे सीधी बात तो ये है कि 60% से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर इस पर निर्भर है। आज़ादी के समय से यही हाल है और आज भी ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये हमें देता है फूड सिक्योरिटी, मतलब खाद्य सुरक्षा, और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल। फूड सिक्योरिटी तो सबसे अहम है। सोचिए, अगर अपना खाना खुद ना उगा पाए तो क्या होगा? किसी और देश पर निर्भर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरिंग का आधार भी तो यही है। कपड़ा उद्योग के लिए कपास, चीनी के लिए गन्ना, जूट उद्योग, सब कृषि से ही आता है। सही बात है। और भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। दुनिया में कहीं नहीं है इतने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन इसकी कुछ खासियतें भी हैं जो इसे यूनिक बनाती हैं और चैलेंजेस भी पैदा करती हैं। जैसे ये ज्यादातर पारंपरिक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग है, यानी बस गुजारे लायक खेती। मतलब किसान उतना ही उगाता है जितना उसके परिवार के लिए जरूरी हो, बेचने के लिए कम। हाँ, काफी हद तक। और ये बारिश पर बहुत ज्यादा निर्भर है, रेन फेड जिसे कहते हैं। फूड ग्रेन यानी अनाज पर ज्यादा फोकस रहता है, गेहूं, चावल। डाइवर्सिफिकेशन और कमर्शलाइजेशन की काफी कमी है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग-अलग तरह की फसलें उगाना। बिल्कुल, फल, सब्जियां, दालें, तिलहन। और कमर्शलाइजेशन मतलब बाजार के लिए उगाना, मुनाफे के लिए। इसकी कमी है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि 80% से ज्यादा किसान या तो भूमिहीन है या छोटे और मार्जिनल किसान है, मतलब जमीन बहुत कम है उनके पास। ओह, 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसी वजह से कर्ज के लिए साहूकारों या इनफॉर्मल सोर्सेज पर निर्भरता भी बहुत ज्यादा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब बैंकों से लोन मिलना अभी भी सबके लिए आसान नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भारत की गरीबी और बेरोजगारी का हल कहीं ना कहीं कृषि में ही छिपा है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है। पर कैसे? जमीन तो उतनी है, बल्कि शायद कम हो रही है शहरीकरण और उद्योगों के कारण। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने का एक ही रास्ता बचता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मतलब प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाना। जमीन तो लगभग सारी इस्तेमाल हो ही रही है। और आबादी बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो खाने की डिमांड भी बढ़ेगी। बिल्कुल, डिमांड तो बढ़नी ही बढ़नी है। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी तो क्या होगा? याद है 2009-10 का दौर? फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों की महंगाई 15% के पार चली गई थी। हाँ, प्याज और दालों के दाम आसमान छू रहे थे। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? गरीब पर। इसीलिए यह सेक्टर बहुत वल्नरेबल है। डिमांड बढ़ेगी ही, लेकिन सप्लाई हमेशा वॉलेटाइल रहेगी, क्योंकि मानसून पर निर्भरता है। आज भी करीब 40% खेती ही सिंचित है, बाकी सब बारिश के भरोसे। तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की चिंता ही थी जिसने 60s में हरित क्रांति को जन्म दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम तो हम सबने सुना ही है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। एक साइंटिफिक अप्रोच थी। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी ज्यादा उपज देने वाले बीजों, HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ। सही मात्रा में खाद, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया गया। और नतीजा? नतीजा शानदार रहा, खासकर गेहूं के मामले में। गेहूं की प्रोडक्टिविटी लगभग 4 गुना बढ़ गई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में ये मॉडल बहुत सफल रहा। क्यों? इन्हीं इलाकों में?
क्योंकि वहाँ की जमीन, पानी की उपलब्धता, मिट्टी, ये सब इस तरह की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त थीं। सरकार ने भी इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया। ये असल में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बड़ा प्रयोग था, खासकर गेहूं की, और भारत गेहूं में सेल्फ सफिशिएंट बना। इसका श्रेय काफी हद तक ग्रीन रेवोल्यूशन को ही जाता है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी तो हुए, जैसे पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर से जमीन खराब होना, और ये सिर्फ कुछ फसलों और इलाकों तक सीमित रही। बिल्कुल सही, ये इसकी सीमाएं थीं। इसीलिए बाद में और क्रांतियों की जरूरत महसूस हुई जो ज्यादा इंक्लूसिव हों और दूसरी फसलों पर भी ध्यान दें। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा भी कई रेवोल्यूशंस हुई, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन का जिक्र आता है दूध के लिए। हाँ बिल्कुल, ये ज्यादातर प्रोडक्ट सेंट्रिक थी, मतलब किसी एक उत्पाद पर केंद्रित थी। चलिए एक नजर डालते हैं इन पर। हाँ, ये जानना जरूरी है, यूपीएससी में अक्सर पूछ लेते हैं। सबसे पहले व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ये दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़ी थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने 1970 में इसे शुरू किया, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें अमूल वाले के नाम से जानते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर कुरियन? हाँ, अमूल की कहानी तो कमाल की है। बिल्कुल। इसी क्रांति की वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना। इसके 3 चरण थे। फेज 1 1970, 1979, फेज 2 1981, 85 और फेज 3 1985, 1996। अच्छा, और फिर आई येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति। ये तिलहन यानी ऑयल सीड्स के उत्पादन से जुड़ी थी, खासकर सरसों और सूरजमुखी। सैम पिट्रोडा का नाम इससे जोड़ा जाता है। तिलहन मतलब जिनसे तेल निकलता है? हाँ, खाने के तेल की कमी दूर करने के लिए। हाँ बिल्कुल। फिर ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। ये मत्स्य पालन यानी फिशरीज से संबंधित है। इसमें डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन का नाम आता है। मछली उत्पादन बढ़ाने पर जोर था। ठीक है। व्हाइट, येलो, ब्लू। और गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति, ये 1991 से 2003 तक चली। इसका फोकस था बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, जिसमें फल, सब्जियां, शहद उत्पादन शामिल है। निरपक्ष टूटेज का नाम इससे जुड़ा है। हॉर्टिकल्चर ये आजकल काफी फोकस में है। हाँ, बहुत पोटेंशियल है इसमें। फिर है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ये जूट उत्पादन से जुड़ी है। गोल्डन फाइबर मतलब जूट? ठीक है। और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये कपास यानी कॉटन से। अच्छा, गोल्डन फाइबर जूट और सिल्वर फाइबर कपास, कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर है ब्राउन रेवोल्यूशन, ये चमड़ा, लेदर, कोको उत्पादन और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से जुड़ी है। विशाखापट्टनम के आदिवासी इलाकों में कोको उत्पादन का उदाहरण दिया जाता है। ब्राउन रेवोल्यूशन, लेदर, कोको और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इंटरेस्टिंग मिक्स है। हाँ, फिर ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति, ये पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम मतलब अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? हाँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह से इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने की कोशिश। फिर है ग्रे रेवोल्यूशन, जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उत्पादन से जुड़ी है। ग्रे मतलब फर्टिलाइजर, ठीक। फिर आती है पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। शुरुआत में ये प्याज और झींगा, प्रॉन उत्पादन से जुड़ी थी। दुर्गेश पटेल का नाम आता है, लेकिन बाद में इसका फोकस मांस और पोल्ट्री सेक्टर के आधुनिकीकरण पर भी हो गया। इस पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे सेक्शन 6.2 में। हाँ, पिंक रेवोल्यूशन पे अलग से बात करनी है। ओके, आगे। रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति, ये मांस, खासकर रेड मीट और टमाटर उत्पादन से जुड़ी है। विशाल तिवारी का नाम इससे संबंधित है। रेड मतलब मीट और टमाटो। हाँ। फिर है राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति। अंदाजा लगाइए। गोल, आलू। बिल्कुल, आलू उत्पादन से। और सिल्वर रेवोल्यूशन, ये अंडा और मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री से जुड़ी है। इसमें इंदिरा गांधी का नाम आता है। सिल्वर रेवोल्यूशन अंडे के लिए, सिल्वर फाइबर कपास के लिए। ठीक है, याद रखना होगा। जोड़ो परियोजना से संबंधित सैफ्रॉन रेवोल्यूशन, सौर ऊर्जा, इनके जनक या प्रवर्तक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वाह, ये तो पूरी लिस्ट होगी क्रांतियों की। व्हाइट, येलो, ब्लू, गोल्डन, गोल्डन फाइबर, सिल्वर फाइबर, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, पिंक, रेड, राउंड, सिल्वर और एवरग्रीन भी। ये नाम और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स याद रखने होंगे यूपीएससी के लिए। बिल्कुल, ये मैचिंग वाले सवालों में या सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। चलिए
अब आते हैं सेक्शन 6.2 पर, पिंक रेवोल्यूशन का पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा। आपने बताया कि शुरुआत प्याज और झींगा से हुई, लेकिन फिर मांस और पोल्ट्री पर फोकस आ गया। हाँ, इसका जो सेकंड जनरेशन फोकस है वो इसी पर है, मांस और पोल्ट्री उद्योग का विकास और आधुनिकीकरण। और इसमें भारत ने काफी तरक्की भी की है। एक कमाल की बात देखिए, साल 2012 में भारत भैंस के मांस, बफलो मीट, जिसे कैरी बीफ भी कहते हैं, का दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया था। नंबर 1? ये तो बड़ी बात है। कितना एक्सपोर्ट? उस वक्त लगभग 1.5 मिलियन मीट्रिक टन। और हमारे खरीदार कौन है? ज्यादातर मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के देश। और चिकन यानी ब्रॉयलर मीट का क्या हाल है? उसमें भी बढ़ोतरी हुई? जबरदस्त। 2009 के बाद से इसमें सालाना 30% की ग्रोथ रेट देखी गई। ये इंडियन इकोनॉमी के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक रहा है, लगभग 8% की दर से बढ़ रहा है। और ये ग्रोथ ज्यादातर डोमेस्टिक डिमांड की वजह से है, मतलब देश के अंदर ही खपत बढ़ रही है। हाँ, आजकल लोगों की खान पान की आदतें बदल रही हैं, प्रोटीन की खपत बढ़ रही है। बिल्कुल। और इस पोटेंशियल को FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN ने भी पहचाना है। उन्होंने भारत के इस सेक्टर में आगे बढ़ने की संभावनाओं को रेखांकित किया है। FAO ने कुछ कॉन्क्रीट कदम भी सुझाए थे क्या? हाँ, उन्होंने मुख्य रूप से 4 कदम सुझाए थे। पहला, अत्याधुनिक मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाना, मतलब मॉडर्न फैसिलिटीज हों जहां हाइजीन और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। दूसरा, नर भैंस के बछड़ों को मांस उत्पादन के लिए पालने की नई और बेहतर तकनीक विकसित करना। तीसरा, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के तहत भैंस पालने वाले किसानों की संख्या बढ़ाना, इससे किसानों को एक अश्योर्ड मार्केट मिलेगा। और चौथा, पशु पालने के लिए रोग मुक्त क्षेत्र, डिजीज फ्री जोन्स स्थापित करना। ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई देश इसी शर्त पर मांस आयात करते हैं। ये तो ग्रोथ की बात हुई, लेकिन इसके कुछ एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न्स भी तो होंगे। मांस उत्पादन खासकर बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर असर डालता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। एक स्टडी के मुताबिक अकेले अमेरिका में रेड मीट प्रोडक्शन लगभग 30% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा बफलो मीट एक्सपोर्टर है, तो जाहिर है हमारे यहाँ भी एमिशंस का लेवल बढ़ा होगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हेल्थ कंसर्न्स? दूसरा बड़ा खतरा है मांस जनित पैथोजेंस, जैसे इकोलाई, सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया। अगर प्रोसेसिंग ठीक से ना हो, हाइजीन का ध्यान न रखा जाए, तो ये फैल सकते हैं। इसके अलावा जानवरों को दिए जाने वाले एंटीबायोटिक्स या पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का मांस में आना भी एक चिंता का विषय है। इन सब का कंट्रोल और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो पिंक रेवोल्यूशन में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और चैलेंजेस क्या हैं? पोटेंशियल तो जबरदस्त है। देखिए, भारत में अभी प्रति व्यक्ति मांस खपत सिर्फ 6 ग्राम प्रतिदिन के आसपास है, जबकि ग्लोबल एवरेज 50 ग्राम से ज्यादा है। तो ग्रोथ की गुंजाइश बहुत है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, लेकिन ग्लोबल मीट मार्केट में हमारा हिस्सा सिर्फ 2% के आसपास है। ये सेक्टर 8 से 15% सालाना की दर से बढ़ सकता है। ये $700 बिलियन से ज्यादा की ग्लोबल इंडस्ट्री है। मतलब पोटेंशियल तो ह्यूज है। और चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। सबसे पहला तो स्टैंडर्ड पॉलिसीज बनाना, प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय करना और उन्हें सख्ती से लागू करना। दूसरा, FAO ने जो 4 कदम सुझाए थे, उन्हें जमीन पर उतारना। तीसरा, हाइजीन और सैनिटेशन की स्थिति सुधारना, खासकर छोटे और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और चौथा, इस सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट लाना, क्योंकि मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट्स और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा होता है। सरकार की तरफ से क्या नीतियां या प्रोत्साहन है सेक्टर के लिए? सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे इस सेक्टर पर इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता, पोल्ट्री एक्सपोर्ट पर कोई रोक नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाती है, 100% FDI की अनुमति है, और कत्लखानों यानी एबिटवार्स के आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाएं हैं। ठीक है, तो पिंक रेवोल्यूशन में अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। अब वापस कृषि की सामान्य स्थिति पर आते हैं। आपने उत्पादकता की समस्या का जिक्र किया था। हाँ, देखिए, एक तरफ तो भारत कई चीज़ों का दुनिया में सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जैसे दालें, नारियल, अदरक, हल्दी, दूध, चावल, गेहूं, मूंगफली, फल, सब्जियां, लिस्ट लंबी है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, प्रोडक्शन के मामले में हम आगे हैं,
लेकिन जब बात प्रोडक्टिविटी की आती है, यानी प्रति हेक्टेयर उपज की, तो हम कई देशों से पीछे हैं। चीन से ही तुलना कर लीजिए। उनके पास हमसे कम खेती लायक जमीन है, लेकिन वो हमसे लगभग दोगुना अनाज पैदा करते हैं। दोगुना, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब हमारी एफिशिएंसी कम है। बिल्कुल। और ये चिंता की बात है। आज़ादी के बाद से हमारी औसत कृषि विकास दर सिर्फ 2.5% के आसपास रही है। ये बहुत कम है, खासकर हमारी बढ़ती ज़रूरतें देखते हुए। खाद्यान्न उत्पादन भी काफ़ी समय तक 175-200 मिलियन टन के बीच फंसा रहा। गेहूं का उत्पादन 70 मिलियन टन के आसपास अटका रहा। तो उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एग्जैक्टली। और कृषि विकास का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। जब कृषि में विकास होता है तो सप्लाई बढ़ती है, खाने की चीज़ों की कीमतें कम होती हैं, किसानों की आय बढ़ती है। जब किसानों की आय बढ़ती है तो वो बाजार में दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, कपड़े, मोबाइल, मोटरसाइकिल। इससे नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड बढ़ती है और पूरी इकोनॉमी को फायदा होता है। सही है। तो इसी पृष्ठभूमि में सेक्शन 6.3 पर आते हैं। नई कृषि नीति 2000, न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000। साल 2000 में सरकार एक नई नीति लेकर आई थी। इसके मुख्य बिंदु क्या थे, क्या लक्ष्य थे? हाँ, ये एनडीए सरकार के समय आई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देना, उसे ज्यादा डायनामिक और प्रॉफिटेबल बनाना। इसके कई मुख्य बिंदु थे। जैसे कि सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य था कृषि क्षेत्र में कम से कम 4% सालाना औसत वृद्धि दर हासिल करना, जो कि उस समय के 2.5% से काफी ज्यादा था। 4%, महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। और क्या था? दूसरा, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, डेयरी और एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन जैसे एलाइड सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना। मतलब सिर्फ अनाज पर फोकस न करके डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देना। ये डाइवर्सिफिकेशन वाली बात पहले भी आई थी। ठीक है। तीसरा, खाद्य और पोषण सुरक्षा, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। मतलब सबके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो और वो पौष्टिक भी हो। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी? हाँ, चौथा बिंदु वही था। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नई किस्मों के बीज विकसित करना, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना और नई तकनीक का किसानों तक प्रसार करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एग्रो और सोशल फॉरेस्ट्री पर भी जोर दिया गया। और एमएसपी का क्या? उसे जारी रखने की बात थी। हाँ, नीति में कहा गया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। साथ ही कृषि उपज की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर जो प्रतिबंध थे उन्हें हटाने की बात थी, ताकि एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन सके। ये भी अहम था। और निवेश? पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर जोर था, खासकर बिजली, सिंचाई और वाटरशेड डेवलपमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर ऑफ फार्म रोजगार पैदा करने की बात भी थी। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कुछ था? हाँ, भूमि सुधारों को मजबूती देने की बात कही गई थी। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन NAIC के जरिए फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाने का लक्ष्य था और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करने की बात भी थी। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रही है नीति। लेकिन एक सवाल है, कृषि तो राज्य सूची का विषय है, मतलब इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। तो केंद्र सरकार की ये नीति कितनी प्रभावी हो सकती थी? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये पॉलिसी असल में इंडिकेटिव थी, मतलब दिशा दिखाने वाली थी। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की ही थी, इसीलिए इसका असर मिला जुला रहा। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस नीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत को एक ग्रीन रेवोल्यूशन 2 यानी दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 6.4 पर, कृषि निर्यात नीति 2018, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। निर्यात बढ़ाने के लिए भी 2018 में एक अलग से पॉलिसी आई थी। हाँ, ये 2018 में आई। इसका मुख्य लक्ष्य था भारत के कृषि निर्यात को दोगुना करना और भारतीय किसानों और उनके उत्पादों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना। विजन क्या था इस पॉलिसी का? विजन था भारत को कृषि के क्षेत्र में एक ग्लोबल पावर बनाना और किसानों की आय को बढ़ाना। और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? क्या हासिल करना था? कई ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, कृषि निर्यात को 30+ बिलियन रुपए से बढ़ाकर 2022 तक $60+ बिलियन करना
और फिर आगे $100 बिलियन तक ले जाना। 2 गुना और फिर तिगुना, एम्बिशियस। हाँ, दूसरा एक्सपोर्ट बास्केट और डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई करना, मतलब सिर्फ कुछ ही चीजें और कुछ ही देशों को एक्सपोर्ट न करके ज्यादा तरह के प्रोडक्ट और ज्यादा देशों तक पहुंचना। डाइवर्सिफिकेशन यहाँ भी अहम है। बिल्कुल। तीसरा, स्वदेशी, जैविक, ऑर्गेनिक और पारंपरिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। चौथा, मार्केट एक्सेस दिलाने, ट्रेड बैरियर्स हटाने और सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी SPS इश्यूज को हल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना। ये SPS मेजर्स वो हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो दूसरे देश आयात पर लगाते हैं। हाँ, ये अक्सर भारतीय उत्पादों के लिए एक बाधा बन जाते हैं। बिल्कुल। पांचवा ऑब्जेक्टिव था विश्व कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा दोगुना करना। और छठा, सबसे जरूरी, किसानों को ग्लोबल मार्केट का लाभ दिलाना, उनकी आय बढ़ाना। तो ये पॉलिसी किसानों को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ने पर फोकस कर रही थी। हाँ, ताकि बिचौलियों की भूमिका कम हो और किसानों को बेहतर दाम मिले। ठीक है। अब एक और क्रांति का जिक्र है सेक्शन 6.5 में, इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन। ये क्या है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन या बाकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक रेवोल्यूशन से कैसे अलग है? रेनबो रेवोल्यूशन, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये किसी एक फसल या उत्पाद पर केंद्रित नहीं है, बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े एलाइड सेक्टर्स को कवर करती है। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह ये कृषि के सभी पहलुओं को समेटती है। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, इसका मूल विचार है खेती को सिर्फ गुजारे के साधन से निकालकर एक कमर्शियल वेंचर बनाना। फोकस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पर भी है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी किसानों को मुनाफा हो। हाँ, बिल्कुल। इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कमर्शलाइजेशन और वैल्यू एडिशन पर जोर है। वैल्यू एडिशन मतलब कच्चे माल को प्रोसेस करके उसकी कीमत बढ़ाना, जैसे गेहूं से आटा या ब्रेड बनाना। ठीक है, और क्या शामिल है इसमें? रिसर्च को बढ़ावा देना और उसके नतीजों को किसानों तक पहुंचाना। इसके लिए एक्सटेंशन सर्विसेज को सुधारने की बात है। जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, KVKs, उनकी भूमिका को और मजबूत करना। हाँ, लैब से लैंड तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसमें मॉडर्न साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का मिश्रण अपनाने की बात है। सस्टेनेबल तरीके से खेती करना। 2 फसल चक्र जैसे गेहूं चावल से हटकर छोटी अवधि की फसलें उगाना, ताकि साल में कई फसलें ली जा सकें। मल्टीपल क्रॉपिंग। इससे जमीन का बेहतर इस्तेमाल होगा। हाँ, रुकी हुई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना, ऑन फार्म और ऑफ फार्म रोजगार के अवसर बढ़ाना, रूरल ट्रांसपोर्टेशन यानी गांवों में सड़कों और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, और सबसे जरूरी बात, किसान को केंद्र में रखना। सारी प्लानिंग और पॉलिसीज किसान की जरूरतों और भले को ध्यान में रखकर बनाना। ये तो बहुत अच्छी सोच है। MS स्वामीनाथन ने भी एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी। क्या वो इसी से मिलती जुलती है? हाँ, काफी मिलती जुलती है। डॉक्टर स्वामीनाथन का एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर आधारित था। उनका मतलब था कि हमें लगातार सुधार करते रहना होगा, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिश्रण करना होगा, स्थानीय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा और किसानों को सही समय पर इनपुट्स, बीज, खाद और क्रेडिट, कर्ज उपलब्ध कराना होगा, ताकि विकास टिकाऊ हो। तो रेनबो रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन दोनों ही एक होलिस्टिक और सस्टेनेबल अप्रोच की बात करते हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक बहुत ही चर्चित और संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं। सेक्शन 6.6, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। ये MSP का मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। ये है क्या असल में, और ये काम कैसे करता है? MSP, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वो न्यूनतम मूल्य है जो सरकार फसल की बुआई से पहले लगभग 24 फसलों के लिए घोषित करती है। इसका मकसद किसानों को एक तरह की गारंटी देना है कि अगर बाजार में कीमतें बहुत गिर जाती हैं, तो भी उन्हें अपनी उपज का कम से कम इतना दाम तो मिल ही जाएगा। मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट है किसानों के लिए। हाँ, सिद्धांत रूप में तो यही है। सरकार की एजेंसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खरीद MSP पर करती है, ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन की दुकानों के लिए अनाज जुटाया जा सके और देश का बफर स्टॉक भी बना रहे। गेहूं और चावल के लिए तो FCI खरीद लेती है। बाकी फसलों का क्या होता है जिनके लिए MSP घोषित होता है? दालें, तिलहन वगैरह।
बाकी फसलों के लिए सरकार सीधे तौर पर सारी उपज नहीं खरीदती, लेकिन कोशिश करती है कि बाजार में कीमतें एमएसपी से नीचे ना जाएं। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर नैफेड जैसी एजेंसियां खरीद करती हैं। फल और सब्जियां ज़्यादातर एपीएमसी मंडियों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स में बेची जाती हैं, जहां एमएसपी लागू नहीं होता। अच्छा, तो इसमें समस्याएं क्या हैं? क्यों उस पर इतनी बहस होती है? समस्याएं कई हैं। एक बड़ी आलोचना ये है कि एमएसपी का फायदा ज्यादातर बड़े किसानों को मिलता है, खासकर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जहां गेहूं और चावल ज्यादा होता है और सरकारी खरीद व्यवस्था मजबूत है। छोटे और सीमांत किसानों तक इसका लाभ पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। और बिचौलियों की भूमिका? हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अक्सर किसान अपनी उपज सीधे एफसीआई या सरकारी एजेंसी को नहीं बेच पाते। उन्हें बिचौलियों या आड़तियों के जरिए जाना पड़ता है, जो अपना कमीशन काटते हैं। कई बार ये बिचौलिए और व्यापारी मिलकर जमाखोरी करते हैं, जिससे बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं, पर उसका फायदा किसान को नहीं मिलता। ये भी आरोप लगता है कि एमएसपी की वजह से किसान सिर्फ गेहूं और चावल उगाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता। हाँ, ये भी एक बड़ी आलोचना है, क्योंकि गेहूं और चावल पर अश्योर्ड खरीद है एमएसपी पर, तो किसान दूसरी फसलें उगाने का रिस्क नहीं लेना चाहते, भले ही वो उनके इलाके की मिट्टी या पानी के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। इससे फसल पैटर्न में असंतुलन पैदा होता है। तो क्या एमएसपी को बंद कर देना चाहिए? कुछ लोग ऐसी भी बात करते हैं। देखिए, इसे बंद करना शायद आसान नहीं होगा और शायद सही भी ना हो, खासकर छोटे किसानों के लिए। उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से कुछ तो सहारा मिलता है। हाँ, इसमें सुधार की ज़रूरत ज़रूर है। कैसे इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे, कैसे ये डाइवर्सिफिकेशन को बाधित न करे और कैसे खरीद प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए, इन सब पर सोचने की ज़रूरत है। पूरी तरह से मार्केट प्राइसिंग पर जाना शायद अभी जल्दबाजी होगी। ये वाकई एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं। चलिए अब कुछ नए विचारों की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 6.7 है इंडियन एग्रीकल्चर 10 न्यू थॉट्स। क्या कृषि में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है? क्या हैं ये 10 नए विचार? बिल्कुल। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ कुछ नई सोच अपनाने की जरूरत है। ये 10 विचार उसी दिशा में हैं। पहला, साइंटिफिक या जेनेटिकली इंजीनियर्ड फार्मिंग को अपनाना। भविष्य की खाद्य जरूरतों को पूरा करने और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ये जरूरी हो सकता है, हालांकि इसके अपने विवाद और चिंताएं हैं। हाँ, जीएम फसलों पर तो काफी बहस है। दूसरा विचार? दूसरा, मार्केट को ठीक करना। फार्मर फर्म फॉक का कॉन्सेप्ट, मतलब किसान से सीधे प्रोसेसिंग फर्म या उपभोक्ता तक उपज पहुंचे, बिचौलियों को हटाना। इसके लिए टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसानों को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस देना। ई-नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसी दिशा में एक कदम है शायद। हाँ, कुछ हद तक। तीसरा विचार है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना। इसमें जमीन किसान की रहती है, लेकिन वो किसी कंपनी या खरीदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनके बताए अनुसार फसल उगाता है और कंपनी उसे पहले से तय दाम पर खरीदने का वादा करती है। इसमें किसान को अश्योर्ड मार्केट मिल जाता है, लेकिन क्या इसमें किसान के शोषण का खतरा नहीं है? खतरा तो है, इसीलिए एपीएमसी एक्ट में जरूरी संशोधन और किसान हितैषी कानून बनाना जरूरी है, ताकि किसान का पक्ष मजबूत रहे। चौथा विचार इसी से जुड़ा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेट फार्मिंग मतलब बड़ी कंपनियां खुद खेती करेंगी? हाँ, या तो वो जमीन लीज पर लेकर करें या बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। इसके फायदे गिनाए जाते हैं कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी, कमर्शलाइजेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन आएगा, वैल्यू एडिशन होगा, बेहतर सप्लाई चेन बनेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, नई टेक्नोलॉजी आएंगी और जो फसल कटाई के बाद 30-40% तक बर्बादी होती है वो रुकेगी। लेकिन इसमें भी वही डर है, कहीं छोटी जोत वाले किसान हाशिए पर ना चले जाएं। बिल्कुल, ये एक बड़ा कंसर्न है। इसीलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों पर सावधानी से विचार करना होगा। पांचवा विचार है सॉइल मैपिंग और डेटा का इस्तेमाल। सॉइल मैपिंग मतलब मिट्टी की जांच? हाँ, हर खेत की मिट्टी की जांच करके पता लगाया जाए कि उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है, कौन सी फसल के लिए वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। फिर उसी आधार पर क्रॉपिंग पैटर्न तय हो, न कि सिर्फ परंपरा के आधार पर। इसमें मिट्टी के साथ साथ जलवायु, बारिश का पैटर्न, पानी की उपलब्धता, इन सब का डेटा इस्तेमाल हो। ये तो बहुत साइंटिफिक अप्रोच हुई।
इससे इनपुट्स का सही इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। छठा विचार एक चिंता की तरफ इशारा करता है। जमीन का नॉन एग्रीकल्चरल यूज बढ़ रहा है। SEZ, पावर प्लांट्स, रोड्स, हाउसिंग, इन सब के लिए खेती की जमीन जा रही है। ये आंकड़ा 3% से बढ़कर 11% तक हो गया है। इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाना अब मस्ट है, कोई विकल्प नहीं है। ये वाकई चिंता की बात है। जमीन तो बढ़ नहीं सकती। सातवां विचार है किसानों का खेती से मोहभंग होना। युवा पीढ़ी खेती को नॉन वायबल मान रही है, वो शहरों की तरफ जा रही है या किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं। कृषि को फिर से प्रॉफिटेबल और आकर्षक बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आठवां विचार, लैंड रिफॉर्म्स को प्राथमिकता देना, भूमि रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करना। कर्नाटक का भूमि प्रोजेक्ट और असम का धरित्री प्रोजेक्ट इसके अच्छे उदाहरण हैं। इससे जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद कम होंगे। साथ ही जो बंजर भूमि है उसे भूमिहीन किसानों को देकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग कम फॉरेस्ट्री जैसे मॉडल अपनाए जा सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स तो बहुत पुराना एजेंडा है, पर इस पे काम धीमा रहा है। हाँ, नौवां विचार है इन्वेस्टमेंट की कमी। कृषि और एलाइड सेक्टर्स में R&D पर GDP का सिर्फ 0.3% खर्च होता है। ये बहुत कम है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, बिजली, मंडियां, स्टोरेज, कोल्ड चेन और साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी। 0.3%? ये तो वाकई बहुत कम है। और 10वां विचार? 10वां और आखिरी विचार है डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रैटेजी अपनाना। मतलब ऊपर से नीतियां थोपने के बजाय गांव और जिला स्तर पर प्लानिंग हो और वहीं समाधान ढूंढे जाएं, क्योंकि हर इलाके की ज़रूरतें और समस्याएं अलग होती हैं। सिर्फ क्रांति नहीं, बल्कि कृषि में एक रेनेसॉ यानी पुनर्जागरण लाने की ज़रूरत है। ये 10 विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। इनमें से कई पर काम हो भी रहा है, पर रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 6.8 पर, दूसरी हरित क्रांति, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका जिक्र पहले भी आया था। ये पहली वाली से कैसे अलग है? हाँ, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन या जिसे डॉक्टर स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहा, इसका फोकस पहली हरित क्रांति से अलग है। पहली क्रांति का फोकस सिर्फ पैदावार बढ़ाने पर था, लेकिन उसके कुछ पर्यावरणीय नुकसान हुए, जैसे रसायनों का अंधाधुंध उपयोग, पानी का अत्यधिक दोहन, मिट्टी की उर्वरता में कमी। तो दूसरी क्रांति सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर फोकस करती है। बिल्कुल। इसका लक्ष्य है उत्पादकता बढ़ाना, लेकिन टिकाऊ तरीके से, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, मिट्टी और पानी जैसे संसाधनों को बचाते हुए। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर जोर है। ये पूर्वी भारत, मध्य भारत और वर्षा आधारित क्षेत्रों, रेन-फेड एरियाज पर ज्यादा केंद्रित है, जो पहली हरित क्रांति के लाभ से वंचित रह गए थे। मतलब ये ज्यादा इंक्लूसिव और एनवायरमेंटली कॉन्शियस है। हाँ, यही इसका मूल मंत्र है। इसी से जुड़ा है सेक्शन 6.9, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये क्या है? क्या ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है? हाँ, NMSA भारत के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC के 8 मिशंस में से एक है। जलवायु परिवर्तन का असर कृषि पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। अनियमित मॉनसून, सूखा, बाढ़, तापमान बढ़ना। तो इस मिशन का लक्ष्य है भारतीय कृषि को क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना। क्लाइमेट रिजिलियंट मतलब जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेलने और उनसे उभरने में सक्षम बनाना। बिल्कुल, चाहे वो फसलें हों या पशुपालन। इसके लिए बेहतर और अनुकूल तकनीक अपनाना, खेती के बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, किसानों तक सही समय पर मौसम और बाजार की सूचना पहुंचाना और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये सब इस मिशन का हिस्सा है। इसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, वाटर यूज एफिशिएंसी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये तो बहुत जरूरी मिशन है, खासकर आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज एक हकीकत बन चुका है। हाँ, कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए ये बहुत अहम है। चलिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावनामय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 6.10, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। भारत की ताकत क्या है यहाँ? भारत की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ का विशाल उत्पादन आधार। जैसा हमने पहले बात की, हम दुनिया के सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं कई चीजों में। 200 मिलियन टन से ज्यादा अनाज,
गेहूं और चावल में टॉप पर, मूंगफली, फल और सब्जियों में दूसरे नंबर पर, आम, केला, दूध में पहले नंबर पर, मीट और पोल्ट्री का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। और अब हॉर्टिकल्चर यानी फल, सब्जी, फूल, मसाले, प्लांटेशन क्रॉप्स की तरफ झुकाव भी बढ़ा है। प्रोडक्शन तो जबरदस्त है, लेकिन असली कहानी तो प्रोसेसिंग में है ना? यहाँ हम कहाँ खड़े हैं? यहीं पर असल समस्या है। इतना उत्पादन होने के बावजूद प्रोसेसिंग का लेवल बहुत बहुत कम है। आंकड़े चौंकाने वाले। फल और सब्जियों का सिर्फ 2% हिस्सा ही प्रोसेस हो पाता है। दूध का करीब 35%, मांस का 21% और पोल्ट्री का सिर्फ 6%। सिर्फ 2% फल सब्जी? ये तो अविश्वसनीय लगता है। विदेशों में ये कितना होता है? विकसित देशों में ये आंकड़ा 40% से 80% तक है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। और इसी कम प्रोसेसिंग की वजह से भारत में पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज बहुत ज्यादा है। अनुमान है कि लगभग 35% फल और सब्जियां बिना इस्तेमाल हुए खराब हो जाती हैं। 35% मतलब 1/3 से ज्यादा उपज बर्बाद। ये तो राष्ट्रीय क्षति है। बिल्कुल। और वैल्यू एडिशन भी सिर्फ 20% के आसपास है। मतलब ज्यादातर उपज कच्चे माल के रूप में ही बिक जाती है। उसे प्रोसेस करके उसकी कीमत बढ़ाने का काम कम होता है। और ये सेक्टर ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है। करीब 90% फल सब्जी प्रोसेसिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होती है, छोटी छोटी इकाइयों द्वारा। जीडीपी में इसका हिस्सा कितना है? और वर्ल्ड ट्रेड में? जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 1.5% के आसपास है और विश्व के खाद्य व्यापार में भारत का हिस्सा सिर्फ 1.6% है। मतलब हमारे प्रोडक्शन बेस को देखते हुए ये आंकड़े बहुत कम है। हम बहुत पीछे हैं। तो पोटेंशियल कितना है इस सेक्टर में अगर हम प्रोसेसिंग बढ़ाएं तो? पोटेंशियल तो ह्यूज है। इमेंस। एक अनुमान था कि ये सेक्टर 39.71 बिलियन से बढ़कर 2018 तक 65.4 बिलियन का हो सकता है। मतलब 11% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा फूड और ग्रोसरी मार्केट है। रिटेल मार्केट का अनुमान 2020 तक 61 लाख करोड़ रुपए यानी 894.98 बिलियन तक पहुंचने का था। 61 लाख करोड़? ये तो बहुत बड़ा बाजार है। हाँ। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का अनुमान था कि अगले 10 सालों में इस सेक्टर में $33 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है और इससे 9 मिलियन यानी 90 लाख नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। 90 लाख रोजगार, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। किसानों की आय भी बढ़ेगी इससे। बिल्कुल। इसीलिए सरकार ने सेक्टर पर ध्यान देना शुरू किया। इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री भी बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, MOFPI। हाँ, MOFPI। ये कब बनी थी? ये 1988 में बनी थी। फिर 1999 में इसे स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया। ये फल, सब्जी, अनाज, मछली, डेयरी, मांस, पोल्ट्री, बेकरी उत्पाद, बेवरेज मतलब खाने पीने की लगभग हर चीज की प्रोसेसिंग की देखरेख करती है। सरकार जॉइंट वेंचर्स, फॉरेन कोलैबोरेशन, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स को आसान बनाने और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स EOU को बढ़ावा दे रही है। सरकार का एक विजन 2015 भी था इस सेक्टर के लिए। उसके मुख्य लक्ष्य क्या थे? हाँ, विजन 2015 के कुछ बड़े लक्ष्य थे, जैसे किसान की आय को तिगुना करना उस समय के स्तर से, उपभोक्ताओं को ज्यादा चॉइस, बेहतर सेफ्टी और क्वालिटी वाले उत्पाद देना, भारतीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर कंपेटिटिव बनाना, इन्वेस्टमेंट्स आकर्षित करना, फार्म टू मार्केट इंटीग्रेशन को मजबूत करना यानी खेत से थाली तक की कड़ी को जोड़ना और पारदर्शी रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स बनाना। और प्रोसेसिंग लेवल बढ़ाने के टारगेट्स क्या थे? टारगेट्स थे पेरिशेबल्स यानी जल्दी खराब होने वाली चीजों, फल, सब्जी, दूध आदि की प्रोसेसिंग का स्तर 6% से बढ़ाकर 20% करना, वैल्यू एडिशन को 20% से बढ़ाकर 35% करना और ग्लोबल फूड ट्रेड में भारत का हिस्सा 1.5% से बढ़ाकर 3% करना। ये लक्ष्य हासिल हुए क्या? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन प्रगति हुई है। प्रोसेसिंग लेवल बढ़ा है, हालांकि 20% तक नहीं पहुंचा। वैल्यू एडिशन भी बढ़ा है, ग्लोबल ट्रेड शेयर भी थोड़ा बेहतर हुआ है, पर अभी भी मंजिल दूर है। सरकार ने हाल के वर्षों में क्या कदम उठाए हैं सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए? कुछ मुख्य इनिशिएटिव्स बता सकते हैं? हाँ, कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत इंसेंटिव्स देना, पहले 1,500 करोड़ दिए गए थे। फूड रिटेल में 100% FDI की अनुमति दी गई, हालांकि उसमें लोकल सोर्सिंग की शर्त है। राशन कार्ड का डिजिटाइजेशन हुआ। रूस जैसे देशों को डेयरी उत्पाद निर्यात करने की अनुमति मिली। पंजाब और अन्य राज्यों में मेगा फूड पार्क्स का उद्घाटन हुआ। मेगा फूड पार्क्स, हाँ, इस पर आएंगे।
और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए इंपोर्ट रूल्स जारी किए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम चलाई गई स्किल डेवलपमेंट के लिए। FSSAI ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 2011 लागू किए। स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के निर्यात का लक्ष्य रखा था $3 बिलियन तक 2017 तक। कुल 42 मेगा फूड पार्क्स बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिनमें से कई चालू हो चुके हैं। बजट 2015-16 में नाबार्ड के तहत 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष कॉर्पस बनाया गया था फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लोन देने के लिए। बजट 2018-19 में इस मंत्रालय का एलोकेशन लगभग दोगुना करके 1400 करोड़ किया गया। मतलब सरकार की तरफ से कोशिशें तो हो रही हैं, और इंसेंटिव्स क्या दिए जा रहे हैं इंडस्ट्री को? कई तरह के इंसेंटिव्स हैं, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर को सुधारना, प्रमोशन कैंपेन्स में मदद करना, फूड लॉज को सरल बनाना, कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मार्केट इंटेलिजेंस मुहैया कराना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सुधारना, प्रोसेसिंग यूनिट्स को खेतों के पास लगाने को प्रोत्साहित करना, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करना, टैक्स प्रोसीजर्स सरल करना। कोल्ड चेन बनाना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा नए टेक्नोलॉजी लाना, जैसे बायोटेक, रिमोट सेंसिंग, वैल्यू एडिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी सुधारना, R&D और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देना, एरिया स्पेसिफिक फूड पार्क्स बनाना, एंकर इंडस्ट्री के साथ लिंकेज बनाना, मल्टी प्रोडक्ट यूनिट्स को प्रोत्साहन देना, किसान और प्रोसेसर के बीच सीधा लिंकेज बनाना, फार्म गेट प्राइस और कंज्यूमर प्राइस के बीच के अंतर को कम करना, फ्यूचर्स मार्केट का इस्तेमाल करना, प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए इक्वलाइजेशन फंड बनाना और मार्केटिंग नेटवर्क सुधारना, ये सब इंसेंटिव्स और फोकस एरियाज हैं। ये तो लंबी लिस्ट है। इंडस्ट्री को किन मौकों या अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अश्योर्ड सप्लाई मिल सकती है, वैल्यू एडिशन की अपार संभावनाएं हैं, लोग हेल्थ और सेफ्टी को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। पैकेजिंग और कोल्ड चेन में इनोवेशन की गुंजाइश है। रीजनल और एथनिक टेस्ट के प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल है। बढ़ता कंज्यूमरिज्म, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, M&A के मौके, SEZs और एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, AEZ के फायदे, ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने मेगा फूड पार्क स्कीम का जिक्र किया था। ये क्या है और ये कैसे काम करती है? ये सरकार की एक प्रमुख योजना है फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसका उद्देश्य है खेत से लेकर बाजार तक एक मजबूत वैल्यू चेन बनाना, जिसमें हर स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। ये क्लस्टर अप्रोच पर आधारित है। क्लस्टर अप्रोच मतलब एक खास इलाके में जहां किसी खास तरह की उपज ज्यादा होती है, वहां प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का एक पूरा समूह क्लस्टर बनाया जाता है। ये डिमांड ड्रिवन है, मतलब जहां जरूरत और संभावना है वहीं पार्क बनेगा। इसके फायदे क्या हैं? फायदे कई हैं। किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलता है क्योंकि खरीदार पास में ही होता है। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, फसल की बर्बादी कम होती है, किसानों और प्रोसेसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, पूरी सप्लाई चेन ज्यादा एफिशिएंट बनती है और सबसे बड़ी बात, रोजगार पैदा होता है, खासकर ग्रामीण युवाओं के लिए। इसमें होता क्या है? मतलब कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? इसमें आमतौर पर 3 स्तर होते हैं। कलेक्शन सेंटर्स, CCs, जो गांव के पास होते हैं जहां किसान अपनी उपज लाते हैं। फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, PPCs, जहां थोड़ी बहुत छटाई, सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग होती है। और फिर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, CPC, जहां मुख्य प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस होता है और टेस्टिंग लैब्स जैसी कॉमन फैसिलिटीज होती हैं जिनका इस्तेमाल पार्क की सभी यूनिट्स कर सकते हैं। ये तो काफी वेल थॉट आउट लगता है, पर इन सब की इतनी जल्दी क्यों है? व्हाट्स द अर्जेंसी? इस सेक्टर के पीछे ड्राइवर्स क्या हैं? अर्जेंसी इसलिए है क्योंकि बाजार तेजी से बढ़ रहा है और हम पीछे नहीं रहना चाहते। ड्राइवर्स कई हैं। सबसे बड़ा ड्राइवर है बढ़ती आय, राइजिंग इनकम्स। लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है। दूसरा, तेजी से होता शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। शहरी जीवन शैली अलग होती है, समय की कमी होती है। हाँ, शहरों में लोग पैक्ड फूड या रेडी टू ईट मील्स ज्यादा लेते हैं। आबादी बढ़ रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ रहा है, वर्किंग विमेन की संख्या बढ़ रही है। इन सब की वजह से प्रोसेस्ड फूड की प्रेफरेंस बढ़ रही है। कंजम्पशन पैटर्न भी बदल रहा है।
लोग अब अनाज के मुकाबले फल, सब्जी, दूध, मांस, अंडे जैसी चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये ट्रेंड विकसित देशों में भी देखा गया है। हाँ, बिल्कुल। पहले प्रिपेयर्ड मील्स की डिमांड बढ़ती है, फिर फंक्शनल फूड्स जो हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं और ऑर्गेनिक फूड्स की। भारत में भी यही ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन इस सेक्टर में कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी तो हैं, जिनकी वजह से पोटेंशियल पूरा अनलॉक नहीं हो पा रहा। हाँ, स्ट्रक्चरल इश्यूज कई हैं और गंभीर हैं। पहला, किसानों की मार्केट तक सीमित पहुंच। ज्यादातर किसानों को अपनी उपज एपीएमसी मंडियों में ही बेचनी पड़ती है, जहां कई तरह के बंधन होते हैं, चार्जेस लगते हैं। वो सीधे प्रोसेसर्स या रिटेल चेन्स को आसानी से नहीं बेच पाते। एपीएमसी एक्ट की वजह से। हाँ, काफी हद तक। दूसरा, उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता। तीसरा, किसानों के पास सही जानकारी की कमी होती है कि बाजार में क्या मांग है, क्या दाम चल रहा है। चौथा, सप्लाई चेन में पारदर्शिता नहीं है। बिचौलियों की कई परतें होती हैं, कमीशन लगता है, जिससे उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते दाम बहुत बढ़ जाता है। और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, वो पांचवा बड़ा मुद्दा है। स्टोरेज फैसिलिटीज, खासकर कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर है, इसी वजह से इतनी बर्बादी होती है। छठा, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है। सातवां, क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी है। ये तो काफी बड़ी चुनौतियां हैं। इनके समाधान क्या हो सकते हैं? रेमीडियल मेजर्स। एक बड़ा कदम एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल को माना जा रहा था, हालांकि उसका काफी विरोध भी हुआ। तर्क ये था कि बड़ी विदेशी रिटेल कंपनियां आएंगी तो वो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगी, सप्लाई चेन सुधारेंगी, कोल्ड चेन बनाएंगी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज लाएंगी और नई टेक्नोलॉजी लाएंगी। लेकिन इसके लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन जरूरी था। हाँ, ये जरूरी था ताकि ये कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें, और इसके लिए राज्यों की सहमति चाहिए थी, जो मुश्किल काम साबित हुआ। जरूरत है एक ऐसी फूड रेवोल्यूशन की जो सप्लाई साइड की दिक्कतों और इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को ठीक करे। ये वाकई एक सनराइज इंडस्ट्री है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। चैलेंज है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स और स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को दूर करना। बिल्कुल, ये सेक्टर भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था का कायापलट कर सकता है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 6.11, कृषि नीति विजन 2020, एग्रीकल्चर पॉलिसी विजन 2020। ये भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को देखता था। क्या था ये विजन? हाँ, विजन 2020 एक तरह से भविष्य का खाका खींचने की कोशिश थी जो प्लानिंग कमीशन ने तैयार किया था। ये मानता था कि भारत ने कृषि में प्रगति तो की है, लेकिन गरीबी, बढ़ती जनसंख्या का दबाव और हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, बायोडायवर्सिटी पर बढ़ता दबाव, ये समस्याएं बनी हुई हैं। भविष्य में चुनौतियां और बढ़ने वाली थी। बिल्कुल, अनुमान था कि भविष्य में भोजन की मांग और तेजी से बढ़ेगी, न सिर्फ अनाज की, बल्कि दूध, मांस, मछली, फल, सब्जियां यानी लाइवस्टॉक, फिश, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जैसी हाई वैल्यू चीजों की भी। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी था और उसके लिए प्रोडक्टिविटी को लगभग दोगुना करना होगा। ये 2020 तक का लक्ष्य रखा गया था। तो इस विजन डॉक्यूमेंट ने किन इमर्जिंग ट्रेंड्स और मेजर इश्यूज को पहचाना था? ट्रेंड्स में था कि कृषि विकास दर ठीक-ठाक रही है, लेकिन एलाइड सेक्टर्स पशुपालन, मछली पालन ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। जीडीपी में कृषि का हिस्सा कम हुआ है, पर रोजगार और लाइवलीहुड के लिए ये आज भी बहुत अहम है। छोटे किसानों का योगदान कृषि उत्पादन में बढ़ा है। पानी की कमी एक क्रिटिकल मुद्दा बन गई है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और अलग-अलग फसलों और इलाकों के बीच यील्ड गैप, पोटेंशियल यील्ड और एक्चुअल यील्ड का अंतर काफी ज्यादा है। एक ट्रेंड ये भी था कि पहले सिर्फ चावल, गेहूं पर फोकस करने से संसाधनों का नुकसान हुआ और असंतुलन पैदा हुआ, खासकर रेनफेड एरियाज नजरअंदाज हुए। और मेजर इश्यूज क्या थे? इश्यूज थे बढ़ती जनसंख्या का दबाव, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर डिप्लीशन, पानी की कमी, निवेश का गरीबों पर क्या असर होगा, ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च सपोर्ट की जरूरत, तेजी से होता शहरीकरण, गरीबी, खासकर ग्रामीण गरीबी का धीमी गति से कम होना। अपॉर्चुनिटीज क्या थी उस समय? अपॉर्चुनिटीज भी थी, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बढ़ती जागरूकता, मिट्टी, पानी और फार्मिंग सिस्टम्स में अभी भी अनटैप्ड पोटेंशियल था। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन,
बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कृषि में इस्तेमाल। तो ये विजन किन पैरामीटर्स पर फोकस करने वाला था? ये मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों पर फोकस करने वाला था। 1. कृषि का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे खेती को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। 2. सस्टेनेबिलिटी और संसाधन प्रबंधन, सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्यावरण को बचाते हुए खेती। 3. संस्थागत बदलाव, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, नियमों, कानूनों, संस्थाओं में सुधार। 4. निवेश प्राथमिकताएं, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज, कहाँ पैसा लगाना ज्यादा जरूरी है। 5. प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स, किसानों और इंडस्ट्री को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। 6. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, मौसम, बाजार आदि के जोखिमों से कैसे निपटा जाए। और अंत में चैलेंजेस क्या थे जिन्हें एड्रेस करना था? चैलेंजेस की लिस्ट भी लंबी थी। मुख्य फसलों चावल, गेहूं, दालें, तिलहन की यील्ड बढ़ाना, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ANM, मिट्टी की सेहत का ध्यान रखते हुए खाद का संतुलित उपयोग, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी TFP में जो गिरावट आ रही थी उसे रोकना। TFP मतलब इनपुट्स के मुकाबले आउटपुट कितना एफिशिएंटली बढ़ रहा है। यील्ड गैप्स को भरना, पानी का सस्टेनेबल उपयोग सुनिश्चित करना, रेनफेड इकोसिस्टम पर ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ज्यादातर गरीब किसान यही हैं। डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सुधारना, बर्बादी रोकना, कृषि में निवेश पब्लिक और प्राइवेट दोनों बढ़ाना, गरीबी और भुखमरी से लड़ना, छोटे किसानों का सशक्तिकरण करना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियों और अवसरों का सामना करना, IT का बेहतर इस्तेमाल करना, किसानों तक जानकारी पहुंचाना, मार्केट एक्सेस देना। ये विजन 2020 तो काफी व्यापक था। इसने लगभग सभी जरूरी मुद्दों को छुआ था। हाँ, ये एक रोड मैप देने की कोशिश थी कि 2020 तक हमें कृषि में क्या हासिल करना है और किन चुनौतियों से निपटना है। वाह, ये वाकई एक गहरा विश्लेषण था भारतीय कृषि क्षेत्र का। हमने सेक्शन 6.1 से लेकर 6.11 तक कृषि के महत्व से लेकर भविष्य के विजन तक हर पहलू को छूने की कोशिश की। हाँ, काफी लंबी बातचीत रही, पर उम्मीद है कि इससे श्रोताओं को एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। बिल्कुल। तो अब समय है आज की चर्चा के की टेकअवेज को समेटने का, ऑडियो बुलेट पॉइंट्स में। बिल्कुल। पहला, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ है। 60% से ज्यादा आबादी निर्भर है। खाद्य सुरक्षा और उद्योगों के लिए कच्चा माल यहीं से आता है। दूसरा, सबसे बड़ा चैलेंज उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, क्योंकि जमीन सीमित है और जरूरतें बढ़ रही हैं। तीसरा, हमने विभिन्न कृषि क्रांतियों को देखा। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसने गेहूं में आत्मनिर्भरता दी, व्हाइट दूध, ब्लू मछली, येलो तिलहन, पिंक मांस पोल्ट्री, गोल्डन बागवानी से लेकर रेनबो और एवरग्रीन रेवोल्यूशन तक, जो डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी पर जोर देती हैं। चौथा, हमने महत्वपूर्ण पॉलिसी शिफ्ट्स को समझा, जैसे न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 जिसका लक्ष्य 4% ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन था, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 जिसका मकसद निर्यात दोगुना करना और किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना था। पांचवा, MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के मैकेनिज्म को समझा। ये किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट है, पर इसके फायदे सब तक पहुंचने और फसल पैटर्न पर इसके असर को लेकर सवाल भी हैं। छठा, कृषि में नई सोच की जरूरत पर बात की। 10 न्यू थॉट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग सावधानियों के साथ, सॉइल मैपिंग, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सातवां, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जबरदस्त पोटेंशियल को देखा। ये बर्बादी रोक सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। प्रोसेसिंग लेवल बहुत कम है, वेस्टेज ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। आठवां, मेगा फूड पार्क्स जैसी सरकारी पहलों और इंडस्ट्री को दिए जा रहे इंसेंटिव्स की भूमिका को समझा, जिनका मकसद फार्म टू मार्केट वैल्यू चेन बनाना है। नौवां, हमने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA को देखा, जो क्लाइमेट चेंज के दौर में कृषि को रेजिलिएंट बनाने पर केंद्रित है। और 10वां, अंत में विजन 2020 के जरिए भविष्य की चुनौतियां, संसाधन दबाव, यील्ड गैप, पानी की कमी और अवसरों, टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिफिकेशन पर नजर डाली, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, किसान केंद्रित विकास
और टेक्नोलॉजी का महत्व रेखांकित किया गया था। बिल्कुल, ये थे आज के मुख्य बिंदु। ये वाकई एक बहुत ही डिटेल्ड और जानकारी भरा सत्र रहा। उम्मीद है आप सभी को, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, भारतीय कृषि की पूरी तस्वीर साफ हुई होगी। इसे दोबारा जरूर सुनिए और की पॉलिसीज, डेटा पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स को नोट कीजिएगा। हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस जीएस3 इकोनॉमी के लिए ये समझ बहुत जरूरी है। पर ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। भारत की जमीनी हकीकत, हमारी खाद्य सुरक्षा, किसानों की स्थिति, इन सबको समझने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाता है। तो अगर आपको ये विस्तृत चर्चा पसंद आई तो इंतजार किस बात का, लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इसे शेयर करना न भूलें। आपके कोई सवाल हो, कोई विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं जवाब देने की। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस और यूपीएससी रेलेवेंट कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वो जो घंटी का निशान है, बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।